हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रली जो है स्टोर करना है, तो उस सेंट्रलाइज स्टोरेज के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन को पहले तो सेंट्रली स्टोर करना, और फिर उस सेंट्रली स्टोर करने के लिए जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोरेज क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम 21st सेंचुरी की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो डे बाय डे जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्रिएट हो रही है, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपका एक क्रिटिकल इशू है किसी भी बिजनेस के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना वर्क करने के लिए इंफॉर्मेशन या डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो हम अपनी मशीन को जो है ट्रेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि किसी भी मशीन को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी हमारा जो डेटा जो है वो आपका क्रिटिकल जो है इश्यू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। आज की डेट में अगर देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना ज़्यादा अमाउंट डेटा का है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है वो उसी रेशियो में जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो आपका बढ़ रहा है। दूसरा अब क्या है कि आज की लाइफ में हम लोग जो है ऑन कमांड ऑन डिमांड वर्ल्ड पे जो है वो हम काम कर रहे हैं या जी रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन द टिप जो है हमको चाहिए होती है। अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं उसको कोई भी एक पर्टिकुलर कमांड देता हूँ या सर्च करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होती है। इसको किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक के लिए यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी कि हम इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्टोर हो रही है, उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना ही एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन के साथ किस तरह से जो है साइकिल जो है परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करें। स्टोर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज ऑथराइज जो भी आपके अटैक्स हैं उनसे, और इंफॉर्मेशन को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ये सारे आपकी साइकिल हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम प्रिजर्व ज़्यादा दिनों तक किस तरह से प्रिजर्व या स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की ज़रूरत है। अब इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आएगी, तो इसका जो एवोल्यूशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा जो है वो आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ठीक है, जिससे हम कोई भी एक कंक्लूजन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रली डेटा को स्टोर करने की, तो वो आपका किस में स्टोर होगा, जो आपके डिजिटल फॉर्म में, यानी कि 0 1 के फॉर्म में। तो डेटा को हम बहुत सारे उसमें जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल डेटा में। तो डिजिटल डेटा में अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले तो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो डेटा को स्टोर करने की कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क में जितनी फाइल्स स्टोर हो सकती है, अगर उन फाइल्स को प्रिंट करा के मैनुअली अगर हम किसी भी स्पेस में रखेंगे, तो उसके लिए हमें एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इतना आपका डेटा जो है इकट्ठा हो सकता है। वहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा किसमें, एक छोटी सी डिस्क में। तो जो आपका कॉस्ट है वो आपकी क्या है, डिजिटल स्टोरेज की, वो आपकी कम हो जाती है। अफोर्डेबल और फास्टर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी है। डिजिटल डेटा के थ्रू अगर हम स्टोर कराते हैं, तो अगर मान लो मुझे कोई फाइल चाहिए मैनुअली, अगर कोई एक बिल्डिंग में कोई फाइल, बहुत सारी फाइल्स स्टोर है, उनमें से कोई एक फाइल फैच करनी है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि इन कंपैरिजन अगर हम
डिजिटली स्टोर कराते हैं तो सिंगल एक कमांड पे या एक सर्च पे आपका क्या है वो फाइल समय अवेलेबल होंगे। डेटा जो है वो आपका क्रिएट कौन करेगा? डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा जो स्टोर हो रहा है, स्टोर कराना है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर कराना है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर कराने के उसके बेनिफिट क्या हैं, लेकिन इस डेटा को जनरेट कौन करेगा? तो डेटा कोई भी जनरेट कर सकता है, या इधर या इंडिविजुअल जो आपका पर्सन है वो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी उस डेटा को क्रिएट कर सकती है। डेटा की कैटेगरी की बात करते हैं तो डेटा आपका दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई भी डेटा जो है वो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में है, तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा। अदरवाइज जो आपका डेटा है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। तो आज तक की डेट में जितना भी डेटा जनरेट हुआ है, तो अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो आपका केवल 20% डेटा है जो आपका है वो आपका स्ट्रक्चर्ड जनरेट हुआ है, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में। इसके अलावा जितना 80% डेटा जो आपका है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसके अंदर आपका कुछ भी हो सकता है। पीडीएफ फाइल्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, वेब पेजेस हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ईमेल्स, ये सारे आपके क्या है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हैं आपके डेटा के। तो आज तक की डेट में जितना डेटा जनरेट हुआ है वो आपका क्या है 20% ओनली जो है वो आपका स्ट्रक्चर्ड है, 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अब बात करते हैं आगे कि डेटा की जो साइकिल है, कि डेटा जो जनरेट हो रहा है या वैल्यू है जो इंफॉर्मेशन की, सॉरी एक सेकेंड, अब डेटा के बेस पे ही हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स है, और उन रॉ फैक्ट्स से हम जो भी मीनिंगफुल आपका कंक्लूजन जनरेट कर रहे हैं, दैट कंक्लूजन इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इंटेलिजेंस या नॉलेज है जो आपकी डेटा से हम ड्राइव करेंगे। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उन 60 स्टूडेंट्स का, उनका नाम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और उनके करंट ग्रेड क्या है या करंट अटेंडेंस क्या, पूरा डेटा हमारे पास। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डेटा अबाउट ए क्लास। लेकिन अगर मुझे अब मान लो ये जानना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जो ग्रेड है वो आपका क्या है A+ से बिलो है, तो अब उसको हम डेटा को एनालाइज करके जो हम रिजल्ट जनरेट करेंगे, मान लो 5 स्टूडेंट निकल के आते हैं, तो वो जो 5 स्टूडेंट की जो आपकी रिपोर्ट है वो आपकी क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन। यानी डेटा को एनालाइज करके हमने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जनरेट की, दैट इज इंफॉर्मेशन। अब ये आपकी साइकिल दी हुई है, इंफॉर्मेशन की साइकिल जो है वो किस तरह से काम करेगी इंफॉर्मेशन या यानी कि इंफॉर्मेशन जनरेट क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो उसका देखो, इंफॉर्मेशन जनरेट होने का केवल एक ही रीजन है, यूजर की डिमांड। यूजर जो है वो आपका डिमांड करेगा जब किसी भी इंफॉर्मेशन की, तभी वो इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। आज की डेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो यूजर की डिमांड पे, अगर यूजर डिमांड नहीं कर रहा होता तो इतनी इंफॉर्मेशन शायद जनरेट नहीं की हुई होती। तो अगर यूजर डिमांड करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को हम क्रिएट करेंगे। हो सकता है यूजर ने पिक्चर के लिए आपका क्या है डिमांड की हो, तो हम किससे क्रिएट करेंगे? कैमरे से हम पिक्चर ले सकते हैं। कोई फाइल के लिए डिमांड की है तो फाइल हम लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है, यानी कि जो भी आपका सोर्स है क्रिएट करने का, उस क्रिएटर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे। अब यूजर, उस सारे यूजर जितने भी है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, तो अब हमें इंफॉर्मेशन को किसी ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहां से सारे यूजर उसको एक्सेस कर सके। तो हमने क्या किया, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज लिया। तो हमने उस इंफॉर्मेशन को जो क्रिएट किया है उसको हम सेंट्रलाइज स्टोरेज में स्टोर करेंगे वाया नेटवर्क कोई भी हो सकता है आपका, वायरलेस या वायर्ड, जो भी आपका नेटवर्क उसके थ्रू। अब जब वो सेंट्रलाइज स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी तो फिर यूजर जो है वहां से आपका एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के लिए वो वही आपका किसी भी वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करेगा। इसके बाद अगर उसको एक्सेस कर लिया, फिर से डिमांड करेगा, फिर क्रिएट होगी। तो ये साइकिल जो है वो आपकी चलती रहेगी, जिससे आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो है डे बाई डे आपकी जनरेट होती रहेगी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है,
चाहे वो बिजनेस पर्पस की बात कर ले या इंडिविजुअल उसमें बात कर ले, जब भी कोई भी डेटा जनरेट होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग डेटा की वैल्यू जो है वो आपकी हाई और लो होती रहती है। तो जब तक डेटा जो है आपका जनरेट हुआ है या जब तक डेटा जो है फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तब तक उसकी वैल्यू जो है हाई रहेगी। और जैसे ही आपकी डेटा को एक्सेस डेटा की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी तो वैसे ही उसकी जो वैल्यू है वो डाउन होती रहेगी। कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपके उस डेटा की वैल्यू हो सकता है जीरो हो जाए, तो ऐसे डेटा को फिर क्या करना है, तो ये आगे के जो कंसेप्ट हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा के साथ कौन कौन से फेजेस जो हैं परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में यहाँ पे हम कहा जो भी डेटा जनरेट हो रहा है इंडिविजुअल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, उसको हमें स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें आपका इंडिविजुअल जो है वो आपका डिजिटल कैमरा, सेल फोन, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारे आपके क्या है इंडिविजुअल सोर्स है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। बिजनेस के डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या बात करें, हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल डिस्क एरे है, टेप लाइब्रेरी है, इनमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक। और स्टोरेज इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके क्या है मॉडल दिए गए, जिसमें आपका क्या है सेंट्रलाइज हम स्टोर करा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हम स्टोर करा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में पे हम उसको स्टोर करा सकते हैं या मॉडल के बेस पे, या फिर हम सेंट्रलाइज में ही स्टोरेज नेटवर्किंग जो आपका मॉडल है उसके बेस पे हम उसको सेंट्रली स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो कंपोनेंट है, ठीक है, कि कोई भी हमने जैसे देख लिया कि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाना है तो उसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका क्या है कि सेंट्रली अगर डेटा को स्टोर करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज स्टोरेज चाहिए जिसके लिए स्टोरेज एरे है। उस स्टोरेज में जो भी डेटा आपका स्टोर होना है या वहाँ से डेटा को एक्सेस करना है तो वो किसके थ्रू होगा, क्लाइंट्स के थ्रू। तो जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे किसके थ्रू, स्टोरेज के थ्रू। अब इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो हो भी सकती है लेकिन हमने बीच में क्या ले लिया, सर्वर ले लिया, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उनको डायरेक्टली कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने मिडिल लेयर जो है यूज़ किया है जिसमें हमने सर्वर को यूज़ किया है। यानी कि बेसिकली हम देखेंगे तो आपके क्या है क्लाइंट जो है वो कनेक्ट होगा किससे, सर्वर से, सर्वर कनेक्ट होगा स्टोरेज से। अब बात आती है इन तीनों की कनेक्टिविटी की, तो इनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, तो अब ये डिपेंड करता है कि तीनों की लोकेशन क्या है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी 4 बिल्डिंग में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अगर उसी के लिए मुझे बनाना है तो स्टोरेज भी उसी लोकेशन पे होगा, सर्वर भी उसी लोकेशन पे होगा और जो आपका क्लाइंट्स है वो भी उसी लोकेशन पे होंगे। तीनों की लोकेशन अगर एक ही जगह है तो हम कनेक्टिविटी डायरेक्ट करेंगे। अगर मान लो आपका क्या है सर्वर और स्टोरेज एक ही लोकेशन पे है तो कनेक्टिविटी डायरेक्ट कर देंगे, और क्लाइंट्स जो है अलग अलग लोकेशन पे तो उनकी कनेक्टिविटी हम नेटवर्क के थ्रू करेंगे। वर्स्ट केस ये हो सकता है कि तीनों ही आपके अलग अलग लोकेशन पे हो, तो तीनों की कनेक्टिविटी जो आपस में होगी वो कैसे होगी, नेटवर्क के थ्रू। इसलिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट किया लैन नेटवर्क के थ्रू, और सर्वर को आपका क्या है स्टोरेज के लिए कनेक्ट किया है आपका फाइबर चैनल स्टोरेज एरिया नेटवर्क से। तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने लैन नेटवर्क को यूज़ क्यों नहीं किया, तो इसको हम आगे जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यानी कि बेस्ट केस ये है कि तीनों जो है अलग अलग लोकेशन पे है तो उनकी कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी, नेटवर्क के थ्रू। अब यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो आपके क्या है 5 कंपोनेंट हो गए, क्लाइंट, स्टोरेज और सर्वर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सर्वर जो है वो 2 चीज़ों से डील कर रहा है, एक तो क्लाइंट से और दूसरा स्टोरेज से। तो जो क्लाइंट से डील करेगा तो उसके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर का और जो रन हो रहा है सर्वर पे वो आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन हो रहा है सर्वर पे वो आपका डील करेगा क्लाइंट से, और जो आपका डीवीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपका किससे डील करेगा, स्टोरेज से। तो हमने सर्वर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीवीएमएस। तो अगर बात करें 5 कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं, क्लाइंट, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीएमएस और इनके बीच की कनेक्टिविटी। अगर मान लो आपने कोई भी स्टोरेज सेंट्रलाइज स्टोरेज आपने बना दिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
तो अब बात आती है कि ये तो बन तो गया, लेकिन जब बनने के बाद इसको हम एवेल्युएट भी तो करेंगे कि नहीं पैरामीटर्स पे, कि इसकी परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन हम किस तरह से करेंगे। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एक ही चीज़ पे होता है कि हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। जितनी इफिशिएंटली हम इसको मैनेज करेंगे, इसका उतना ही जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात आती है कि मैनेजबिलिटी जो है वो इसके ठीक है कि इसको हम इसकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन मैनेजबिलिटी के बेस पे करेंगे। तो मैनेजबिलिटी जो है या मैनेज करेंगे इसको, वो किन पैरामीटर्स पे करेंगे, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके कि सबसे पहला पैरामीटर है अवेलेबिलिटी। यहाँ पे हमने क्या किया है, सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज स्टोरेज में स्टोर होगी। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज स्टोरेज में है, यानी कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सेंट्रलाइज स्टोरेज पे डिपेंडेंट है। अगर ये स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को जितने ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल कराएगा, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टाइम के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कराएगा, परफॉर्मेंस उसी रेशियो में डिग्रेड होगी। यानी कि पहला जो पैरामीटर है जिसको इसकी परफॉर्मेंस जिस पर डिपेंड करती है वो है इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी। अगर इतना सारा कॉस्ट खर्च करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी 24/7 जब भी कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड करता है तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा है आपका क्या, स्केलेबिलिटी, कि जो हमने सेंट्रलाइज स्टोरेज यहाँ पे बनाया है उस स्टोरेज की कैपेसिटी क्या रखनी है। ऐसा नहीं हो कि मैंने कैपेसिटी कोई भी ले ली और 1 साल या 2 साल बाद वो कैपेसिटी फुल हो गई, तो अब क्या करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम दूसरा स्टोरेज लेके आए, तो फिर ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो हम पहली बार में जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं उसका डेटा जनरेट करने का जो रेट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग पूरे एनालिसिस करने के बाद ही हम कैपेसिटी को प्लान करेंगे। ठीक है। दूसरा, इन केस अगर कैपेसिटी फुल हो जाती है फिर क्या है, तो क्या उसमें कहीं आपके उस कैपेसिटी को स्केल करने के लिए मैंने कोई पैरामीटर रखा हुआ है। अगर कैपेसिटी हमेशा अवेलेबल है आपकी नए डेटा को स्टोर करने के लिए तो परफॉर्मेंस हाई रहेगी। अगर कैपेसिटी फुल होती है तो क्या हम उस कैपेसिटी को स्केल कर सकते हैं। अगर स्केलेबिलिटी का उसमें ऑप्शन है तो आपकी परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, अगर नहीं है तो फिर आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है स्केलेबिलिटी। फिर है आपका सिक्योर पे बात कर लेते हैं डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। मान लो आपका क्या है 1000 टेराबाइट का आपका एक स्टोरेज है, इसमें आपकी कितनी करोड़ों अरबों फाइल्स जो है वो आपकी स्टोर है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल्स है जो लास्ट 1 महीने में आपकी एक्सेस नहीं हो। तो या तो मैनुअली एक एक फाइल को चेक करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हम अगर कोई भी मेथड उस पर लगाना चाहें, मैं एक कमांड दूं और वो आपका क्या है पूरा मुझे लिस्ट निकाल के दे कि ये फाइल्स हैं जो इतने टाइम से जो हमने ड्यूरेशन दिया हुआ है उस ड्यूरेशन में आपकी एक्सेस नहीं हुई है। तो अब ये एक्स्ट्रा मेथड जो है आप स्टोरेज पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या आपका स्टोरेज इस तरह के मेथड को सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगर नहीं कर रहा है तो परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो यही जो है यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा मेथड जो है अगर मैं स्टोरेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी, तो क्या आपके जो स्टोरेज है उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करेगा तो ही परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो उसके बाद जो डेटा हम स्टोर करा रहे हैं उस डेटा के या उस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज स्टोरेज की सिक्योरिटी भी आपका क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो सिक्योरिटी पे भी डिपेंड है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपका क्या है उस डेटा को चेंज कर दे या उस स्टोरेज को डंप कर दे, तो आपका क्या होगा कि परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो इसलिए होगी सिक्योरिटी। अगर ये सारे पैरामीटर पर काम करेगा तो लास्ट जो आपका पॉइंट दिया है परफॉर्मेंस जो है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अदरवाइज जो है किसी भी पैरामीटर पर फेल होता है तो डायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस पर। अब बात आती है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला चैलेंज तो आपका यही है कि जो डेटा का साइज है या डिजिटल डेटा जो आप स्टोर कराते जा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। ठीक है। तो इतने लार्ज अमाउंट डेटा को हम किस तरह से मैनेज करें, तो पहला चैलेंज तो यही है। दूसरा आपका क्या है कि जो डेटा जनरेट हो रहा है
आपकी डिपेंडेंसी भी उसी पे है, क्योंकि डेटा सेंट्रली स्टोर हो रहा है, हम हमें जो भी काम करना है उसी डेटा के ऊपर करना है, तो मेरी उस डेटा पर डिपेंडेंसी भी है। तो अब वो डेटा अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, और हम उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि डेटा मुझे अवेलेबल हो पाए, ठीक है। दूसरा चैलेंज ये है, पहला जो आपका चैलेंज था वो यही था कि दिन ब दिन डेटा जो है का साइज बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो उस डेटा को हम कैसे स्टोर करके रखें कि सभी डेटा जो है हमारे पास स्टोर होके रहे। दूसरा जो है वो डेटा की अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी इंश्योर करना, दूसरा ये चैलेंज है। तीसरा आपका चैलेंज है कि जो डेटा स्टोर हो रहा है उसकी वैल्यू डे बाई डे जो है वो आपकी चेंज हो रही है। आज मान लो डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, आज हाई है, अब उस डेटा की जरूरत नहीं है, पुराना डेटा हो गया, कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तब भी वो स्टोरेज में स्टोर है। तो अब नई फाइल्स के लिए हम स्पेस कहाँ से लाएंगे, स्पेस तो वही है, तो हम या तो उस स्पेस को फ्री करें। तो अब उस डेटा के साथ क्या करना है, जो डेटा की वैल्यू डे बाई डे आपकी चेंज होती जा रही है, तो उस डेटा के साथ किस तरह से हम करें, मैनेज करें उस डेटा को, जिससे कि हमारे पास इसमें स्पेस भी अवेलेबल रहे, और वो डेटा की अगर इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उस दो डेटा हमारे पास अवेलेबल भी रहे। तीसरा जो आपका मेन चैलेंज है वो आपका यही है कि जो डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है डे बाई डे, तो उस डेटा को हमें किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमने बात की थी जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है आपका, कि इंफॉर्मेशन को अगर सेंट्रली स्टोर करना है तो कहाँ, पहले डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से स्टोर करना, अगर से सेंट्रलाइज स्टोरेज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत होगी, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उसको किस तरह से मैनेज करना है, किन किन पैरामीटर्स पे जो है वो हमें स्केल करना है। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।